हाँ जी भाई, नमस्कार सभी को। लाइट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। लाइट का पार्ट 4 है आज हमारा। लास्ट वाली क्लास में हमने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की परिभाषा डायग्राम के बारे में बता दिया था और उसमें एक संबंध हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। लास्ट में आपको बता रहा था क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का जिस माध्यम में आपतन होता है उसी माध्यम में पुनः लौट जाना। इसके लिए दो मुख्य शर्तें मैंने आपको बताई थी। पहली शर्त तो क्या है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। एंड सेकंड कंडीशन इज प्रकाश में पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी यातना प्रकाश का क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है बात हमारी? तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध की अपन बात करते हैं। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंड रिफ्रैक्स इंडेक्स। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है? किसी भी माध्यम का क्रांतिक कोण है, किसी भी माध्यम का क्रांतिक कोण है क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम, क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। किसी भी माध्यम का जो क्रांतिक कोण है वो अपवर्तनांक के क्या होता है? समानुपाती होता। और रिफ्रैक्स इंडेक्स के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी माध्यम का क्रांतिक कोण जो होता है वो अपवर्तनांक के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा। अपवर्तनांक कम होगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण का मान क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण का मान कम हो जाता है। अपवर्तनांक का मान बढ़ने पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कुछ माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण का मान अपन को याद रखना है। कुछ माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण, कुछ मीडियम्स के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर डिफरेंट मीडियम। कुछ माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? तो एक तो जैसे जल वायु के लिए अपन को याद रखना है
वाटर एयर के लिए होता है। दूसरा ग्लास एयर के लिए होता है। और तीसरा हीरा और वायु के लिए होता है। डायमंड एयर के लिए होता है। जल वायु के लिए कितना होता है? ये 48 डिग्री। कितना होता है? 48 डिग्री होता है। कांच और वायु के लिए कितना होता है? 42 डिग्री होता है। और हीरा और वायु के लिए कितना होता है? 24 डिग्री होता है। 24 डिग्री होता है। क्लियर है बात? तो ये कुछ माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण अपन को याद रखने हैं। सबसे पहले आप पानी में गए, आपको जल और वायु के बीच में 48 डिग्री हुआ। फिर उसके बाद पानी में जाने पर आपको कांच मिले, कांच मिलने पर आपको 42 डिग्री हुआ। और 42 का उल्टा कर दो, नीचे क्या जाएगा? हीरा 24 डिग्री। तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है ना, वो याद रखना 24 डिग्री होता है। तो क्रांतिक कोण जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये अपन क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक दो, ये क्रांतिक कोण की मान है, सॉरी किसका मान है? ये क्रांतिक कोण का मान होता है। अपवर्तनांक कितना बताया था मैंने आपको? 2.42 बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन से उदाहरण हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरणों में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हीरे का चमकना। हीरे के अंदर जैसे लाइट वेव सेंटर करती हैं, तो उसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हीरा चमकता है। एक आपने उदाहरण आता है रेगिस्तान में या गर्मियों के दिनों में सड़कों पर मृग मरीचिका का बनना, जो माइरेज बनता है, मिराज जो बनती है, वो दृष्टि भ्रम कहते हैं। ऐसा लगता है कि पानी भरा हुआ है, उल्टे पेड़ की छाया जैसी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इसका कारण भी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। इसके अलावा अपन बात करें, जिससे कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, ग्लास होता है ना, उसका भाग चटक जाता है तो वहां से वो चमकीला दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। पानी में अंशतः डूबी हुई प्रणाली का चमकना। पानी में जो प्रणाली होती है, अंशतः डूबी हुई प्रणाली का चमकना। जैसे पानी में कोई प्रणाली है, आप आधी डुबो के देखना, वहां पे वो एकदम चमकदार से दिखाई देती है साइडों में। वो इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक आता प्रकाशीय तंतु, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है? एंडोस्कोपी में करते हैं। कहाँ करते हैं? एंडोस्कोपी में किया जाता है। एंडोस्कोपी क्या होती है? शरीर के आंतरिक भागों की जांच, हमारे अंदर की जांच होती है, उसको एंडोस्कोपी बोलते हैं। उसमें इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह होते हैं ना, उनमें भी ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, वो क्या काम करता है? वो इसी सिद्धांत पर काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो सारे एग्जाम्पल, इसमें एक क्वेश्चन आपके उदाहरण से संबंधित भी पूछा जाएगा। कोई ना कोई घटनाएं आएंगी, चार मिलान करवाएगा कौन सी घटना किस पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण आता है इसमें हीरे का चमकना। पहला उदाहरण आता है इसमें हीरे का चमकना। दूसरा उदाहरण आता है रेगिस्तान में या सड़कों पर गर्मियों के दिनों में मृग मरीचिका माइरेज का बनना। मृग मरीचिका का बनना, ये भी किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना। पानी में अंशतः डूबी हुई प्रणाली का चमकना।
पानी में अंशतः डूबी हुई परखनली का चमकना। पानी में अंशतः डूबी हुई परखनली का चमकना। इसके अलावा प्रकाशीय तंतु जिसका उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय तंतु जिसका उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है, यह है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु जिसका उपयोग एंडोस्कोपी में किया जाता है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाशीय तंतु की खोज नरेंद्र कृपाणी ने की थी और नाम दिया था टीएच महिमाहे ने। कई बार साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जाता है। प्रकाशीय तंतु, नोट ला के लिखना है। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर, इसकी खोज की थी नरेंद्र कृपाणी। नाम दिया था टीएच महिमाहे। और ये क्या काम करता है, किस में चेंज करता है? तो ये विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल के रूप में भेजता है। यह है विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल के रूप में भेजता है। विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल के रूप में भेजने का काम कौन करेगा? ऑप्टिकल फाइबर करता है। कई बार जब पेट में कुछ छाले वगैरह हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर एक ट्यूब जैसी डालता है अंदर, वो अंदर का पूरा फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के आती है। इससे पता चलता है कि अंदर कुछ छाले वगैरह तो नहीं है। तो उसको बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर है यहाँ तक? तो परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। 3 घटनाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी। अगली घटना आती है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगली घटना आती है प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना होता है। जब प्रकाश का किरण पुंज वायुमंडल में उपस्थित डस्ट पार्टिकल से टकराता है, धूल के कणों से टकराता है, तो वह फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रिले। रिले वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि किसी भी रंग का प्रकीर्णन उस रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जिस रंग की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी, प्रकीर्णन उसका उतना ही कम होगा। जैसे रेड कलर, लाल रंग की
तरंग सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग की बत्तियों का प्रयोग किया जाता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग की बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कोहरे के समय पीले रंग की लाइटों का प्रयोग करते हैं। गाड़ियों के इंडिकेटर नारंगी रंग के बनाए जाते हैं। ऑपरेशन कक्ष में डॉक्टर हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, इन सब का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऐसे कई सारे उदाहरण इसके अंदर आते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश का किरण पुंज जब प्रकाश का किरण पुंज वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराता है, धूल के कणों से टकराता है तो यह फैल जाता है। तो यह फैल जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। क्या कहलाती है घटना? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। वैज्ञानिक रिले के अनुसार किसी भी रंग का जो प्रकीर्णन है, किसी भी रंग का प्रकीर्णन है, वो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। या अपन इसको कह सकते हैं लैम्डा 4। क्या कह सकते हैं? लैम्डा 4। किसी भी रंग का प्रकीर्णन उस रंग का रंग की तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जिस रंग की तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी, प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। अर्थात जिस रंग की तरंग दैर्ध्य जितनी अधिक होगी, प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। इसीलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग की बत्ती का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए खतरे की संकेत के लिए बत्ती का प्रयोग। उदाहरण इसके लिख लेते हैं अपन। पहला उदाहरण, खतरे के संकेत के लिए कौन सी बत्ती का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग। खतरे की संकेत के लिए लाल रंग की बत्ती का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि जो रेड कलर होता है, रेड कलर का जो लैम्डा है सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए उसका जो प्रकीर्णन होता है सबसे क्या होगा? कम होगा। प्रकीर्णन सबसे क्या होगा? कम होगा। इसीलिए खतरे के संकेत के लिए लाल रंग की बत्ती का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश जो होता है ना, वो 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। प्रकाश जो है, लाइट, श्वेत, जिसको एक वर्णी प्रकाश बोलते हैं, ये 7 रंगों से निर्मित होता है। कितने रंगों से निर्मित होता है? 7 रंगों से निर्मित होता है। कौन कौन से? VIVTYOR। आर बोले तो लाल, ओ बोले तो नारंगी, वाई बोले तो पीला, ई बोले तो हरा, बी बोले तो ब्लू नीला, इंडिगो, आई बोले तो आसमानी, और बी बोले तो वॉयलेट, जिसको बोलते हैं बैंगनी। ये है इंडिगो या जामुनी, ये है ब्लू, ये है ग्रीन,
यह है येलो, ऑरेंज और ये होता है रेड। तो इस तरीके से प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर। कितने रंगों से बनता है? 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ होता है। तो खतरे के संकेत के लिए लाल रंग की बत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो मैं एक थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूं। लाल रंग तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ मैक्सिमम, तो प्रकीर्णन इसका क्या होगा? मिनिमम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा? मिनिमम। और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य मिनिमम, तो प्रकीर्णन कैसा होगा इसका? मैक्सिमम होगा। प्रकीर्णन क्या होगा इसका? मैक्सिमम होगा। बाकी सारे बीच के अंदर आते हैं। तो नीचे से ऊपर जाएंगे ना, तो नीचे से ऊपर जाने पर जो लैम्डा है वो इंक्रीज होगा और जो प्रकीर्णन है क्या होगा? बढ़ेगा। प्रकीर्णन होगा क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रकीर्णन क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है बात सारी? चलिए आगे अपन बात करते हैं। दूसरा है कोहरे के समय गाड़ियों के इंडिकेटर। गाड़ियों के इंडिकेटर कौन से रंग के बनाए जाते हैं? गुलाबी रंग के। गाड़ियों के इंडिकेटर गुलाबी रंग के बनाए जाते हैं। गाड़ियों के इंडिकेटर कौन से रंग के बनाए जाते हैं? गुलाबी रंग के बनाए जाते हैं। तीसरा है कोहरे के समय पीले रंग की लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। कोहरे के समय पीले रंग की लाइट्स का प्रयोग करते हैं। ऑपरेशन कक्ष में डॉक्टर प्राय हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। ऑपरेशन कक्ष में डॉक्टर प्राय हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग नीला दिखाई देना। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना और आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो ये सारे प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। उदाहरण हैं ये प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। कौन कौन से? पहला उदाहरण कौन सा है बताओ? खतरे के संकेत के लिए लाल रंग की बत्ती का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। वेवलेंथ जो होती है, तरंगदैर्ध्य जो होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। दूसरा, गाड़ियों के इंडिकेटर कौन से रंग के बनाए जाते हैं? गुलाबी रंग के बनाए जाते हैं। तीसरा, कोहरे के समय पीले रंग की लाइटों का प्रयोग किया जाता है। ऑपरेशन कक्ष में डॉक्टर सामान्यतया हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। समुद्र का रंग नीला दिखाई देना और आकाश का रंग नीला दिखाई देना, इन सब का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या कारण है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है, अंतरिक्ष में से आकाश का रंग देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में से आकाश का रंग देखने पर काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है जिसके कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। इसीलिए अंतरिक्ष में
से आकाश का रंग देखने पर कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। तो नीचे नोट लगा करके एक लाइन लिखेंगे। अंतरिक्ष में से आकाश का रंग देखने पर काला दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसीलिए अंतरिक्ष में से प्रत्येक स्थान से देखने पर अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। तो ये घटना हो गई हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर है बात यहां तक? अगली घटना आती है हमारी प्रकाश का वर्ण विक्षेप। कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। अगली घटना आती है हमारी प्रकाश का वर्ण विक्षेप। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? ये कोई प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। ये प्रिज्म की जगह हम पानी की बूंद भी ले सकते हैं। ये तो प्रिज्म है, प्रिज्म की जगह हम पानी की बूंद भी ले सकते हैं। ये सूर्य है, इससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं। प्रकाश की जो किरणें हैं, ये प्रकाश किरण आई, ये विरल माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो विरल से सघन भी आएगी तो ऐसे मुड़ेंगी, और मुड़ने के बाद फिर ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 5, 6 और ये 7। इस प्रकार 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। वी आई वी ई वाई ओ आर। इसको बोलते हैं वर्ण स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो बोलते हैं वर्ण स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसकी वेवलेंथ 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, या 400 से 700 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर होती है। कितनी होगी? 400-700 नैनोमीटर होती है। वर्ण स्पेक्ट्रम या इसको दृश्य स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। रेड से परे वाला जो क्षेत्र होता है ना, इसको बोलते हैं अवरक्त क्षेत्र। इंफ्रारेड रीजन। और इसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। यूवी रेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है, यूवी रेज कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तो ये सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश किरणें निकली, प्रिज्म से टकराई, टकराने के पश्चात 7 रंगों में बढ़ जाती हैं। इसको वर्ण स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंगनी पराबैंगनी किरणें, ये तो है पराबैंगनी किरणें, सॉरी पराबैंगनी क्षेत्र होता है ये।
वॉयलेट से परे वाला जो क्षेत्र होता है ना, यूवी रीजन बोलते हैं, यूवी रीजन बोलते हैं, पराबैंगनी क्षेत्र कहा जाता है। तो ये बर्न स्पेक्ट्रम है, जो इंद्रधनुष जो बनता है ना, वो इसी घटना पर आधारित है। रेनबो फॉर्मेशन जो होता है वो इसी घटना पर आधारित। लिख लेते हैं कि जब श्वेत प्रकाश या प्रिज्म पानी की बूंद या प्रिज्म से टकराती है, तो टकराने के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का बर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो जब श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म या पानी की बूंद से टकराता है, तो अपवर्तन के पश्चात, रिफ्रैक्शन के पश्चात यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का बर्ण विक्षेपण कहलाती है। ये घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? बर्ण विक्षेपण कहलाती है। इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो जब श्वेत प्रकाश से प्रकाश की किरणें प्रिज्म या पानी की बूंद से टकराती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये 7 रंगों में बढ़ जाती हैं। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का बर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर, प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को गुजारा जाता है, सबसे नीचे तो होता है बैंगनी। सबसे ऊपर होता है लाल, रेड, और होता है वॉयलेट, बैंगनी। ठीक है। और मध्यमान रंग कौन सा होता है? ये क्वेश्चन आपके एलडीसी में आ चुका है एक बार, और इस पर विवाद भी हुआ था। बर्ण स्पेक्ट्रम का मध्यमान रंग कौन सा है? कि कहानी बता देता हूं मैं आपको एक बार। मिडिल कलर ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, हरा मत कर देना भाई, पीला। देखो क्या हुआ था, एक बार 2013 में एलडीसी की भर्ती आई थी। एलडीसी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में एलडीसी की भर्ती आई थी, जो रद्द हो गया था पेपर, कोई पेपर आउट के चक्कर में, जैसे आज अभी नीट का पेपर रद्द हो गया, इसी तरीके से। तो पेपर आउट हो गया था, कोई आरएस का मसला था, कई सारे पेपर रद्द हुए थे उसके अंदर, तो एलडीसी का भी रद्द हो गया। फिर वो 2015 में दोबारा हुआ था वो पेपर। उसमें ये क्वेश्चन आ गया था कि बर्ण स्पेक्ट्रम का मध्यमान रंग कौन सा। हमने पहले बर्ण स्पेक्ट्रम का मध्यमान रंग, मैंने भी उस समय पीला ही लिखवाया था। तो पीछे कारण था, जो पुरानी आरबीएससी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जिनको हम पढ़ करके आए हैं, उसमें आंसर पीला ही लिखा हुआ है कि बर्ण स्पेक्ट्रम का मध्यमान रंग कौन सा होता है? पीला होता है। फिर भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें एग्जैक्ट रटी हुई सी होती है ना, बच्चा उनमें वही करता है। बैनिया है पीना ला, गुरुजी हरा आता है, तो उसने कई बच्चों ने हरा कर दिया। फोन भी आया कि सर इसमें तो आंसर हरा होना चाहिए, आंसर तो पीला माना है इसका बोर्ड ने, आंसर किया ही बोर्ड ने पीला माना।
उस समय आरपीएससी लेती थी। तो बच्चों ने साहब इसी रिट लगाएं क्या? अब मैं रिट तो देखो यूँ लगा सकते हैं, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी में भी आ चुका है, रेलवे में भी आ चुका है, वहां इसका आंसर हरा भी माना जा चुका है। लेकिन अगर प्रश्न ये पूछे कि इंद्रधनुष का मध्य रंग कौन सा होता है, जब तो हरा होगा। लेकिन औसत तरंग दैर्ध्य के अनुसार, एवरेज वेवलेंथ के अनुसार, तरंग दैर्ध्य के अनुसार अपन बात करें तो एवरेज रंग कौन सा होता है? पीला होता है। तब बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने इस रिट लगाई थी, तो ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब मामला क्या हुआ कि अगर पीले वालों की जगह हरे वाले को आंसर माने सरकार, बोर्ड, फिर पीले वाले बाहर हो जाएं। अब पीले वाले बाहर हो जाएं तो पीला भी राजस्थान बोर्ड में लिखा हुआ था उस समय, फिर वो ऑब्जेक्शन उठाएं। तो ये तो मामला पेचीदा हो गया कि साहब हरा माने या पीला माने। फिर एक क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी बाहर थे, 40% का क्राइटेरिया शुरू से ही है इसके अंदर। तो फिर क्या किया, बोर्ड ने कमेटी बैठाई। जब किसी चीज़ का निर्णय किताबों से नहीं निकल पाता है ना, जैसे कई बार होता है कि किताबों में भी कंफ्यूजन हो जाता है, किताबों में भी कई सारे विवाद हैं, एनसीईआरटी में भी कुछ विवाद है लेकिन कम है। तो फिर एमएनआईटी, बिट्स पिलानी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनको बैठाया गया था। जैसे अभी थर्ड ग्रेड पर अभी चल रहा है वर्तमान 2026 में, थर्ड ग्रेड के 70 क्वेश्चन डिलीट होंगे। अब उनके आंसर्स वगैरह नहीं बता पा रहे हैं, तो उसकी कमेटी बैठेगी और वो कमेटी फाइनल करेगी कि साहब इस क्वेश्चन को रखा जाए या इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए, वो फाइनल अंतिम निर्णय माना जाएगा। इसी तरीके से उस समय भी कमेटी बैठी साहब, उस कमेटी के द्वारा जो निर्णय किया गया था वो किया गया था कि साहब इसका फाइनल आंसर पीला ही मान। तो फिर बाद में इस केस ड्रॉप कर दिया, उनकी फाइल खारिज कर दी गई थी, हरा वाला इसका आंसर नहीं माना। वैसे इसका आंसर क्वेश्चन को डिलीट करना चाहिए था, क्योंकि एनसीईआरटी में भी हरा भी है और पीला भी दे रखा है, सरकारी किताबों में हरा भी दे रखा है, पीला भी दे रखा है, इसलिए चेंज कर देना चाहिए था ये क्वेश्चन, बोनस अंक मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, पीला आंसर माना। उसके पीछे कारण ये भी रहा था कि साहब एक बार रिजल्ट निकाल दिया तो दो बार रिजल्ट निकालना पड़ता, फिर एक क्वेश्चन की वजह से पूरा रिजल्ट गड़बड़ा जाता, कई लोग बाहर हो जाते, कई लोग अंदर हो जाते, तो और भी हो सकता है रायता फैल जाता। तो इसलिए हो सकता है बोर्ड का प्रेशर हो या जो भी है, पर फाइनल इसका जो आंसर माना था ना, वो क्या माना था? पीला ही माना है। तो भविष्य में जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप मान सकते हो इसका आंसर पीला ही होगा। राजस्थान में इसका आंसर पहले पीला माना जा चुका है, तो आप कोर्ट को दे सकते हो यदि बाद में हरा माने। अब बाकी डिपेंड करेगा, देखो मैंने आपको सारी कहानी सुना दी है, ऐसे क्या है, कब कब माना गया था। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? इसी घटना पर आधारित है इंद्रधनुष का निर्माण होना, रेनबो फॉर्मेशन। इंद्रधनुष का निर्माण होने के लिए क्या क्या हम शर्तें हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं? तो कुछ शर्तें हैं इंद्रधनुष निर्माण के लिए, मुख्य शर्तें। इंद्रधनुष निर्माण हेतु मुख्य शर्तें। पहली शर्त क्या है?
कि जिस भाग में सूर्य दिखाई देता है ठीक उसके विपरीत भाग में बारिश का होना जरूरी है। यदि ठीक विपरीत भाग में बारिश नहीं आएगी तो रेनबो नहीं बनेगा। जिस भाग में सूर्य दिखाई देता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में बारिश का होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा, इंद्रधनुष देखते समय व्यक्ति की पीठ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। तो रेनबो आगे बनता है, अपोजिट डायरेक्शन बनता है, तो हमेशा पीठ कहाँ होगी? सूर्य की तरफ होगी। कभी भी सूर्य जिस दिशा में होगा उधर रेनबो नहीं बनेगा। तीसरी बात, दोपहर 12 बजे रेनबो फॉर्मेशन नहीं होता है। दोपहर 12 बजे सूर्य हमारे ठीक कहां पर होगा? सिर के ऊपर होगा। जब ऊपर होगा तो रेनबो नीचे तो बनने से रहा, तो रेनबो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है। तो दोपहर 12 बजे रेनबो फॉर्मेशन नहीं होता है, इंद्रधनुष का निर्माण। मोस्टली हम देखा होगा रेनबो फॉर्मेशन 4-5 बजे के आसपास होता है, सूर्यास्त से पहले होता है। ठीक है, तो चलिए अपन बात करते हैं। पहली शर्त क्या लिखेंगे कि जिस भाग में सूर्य दिखाई देता है, जिस भाग में सूर्य दिखाई देता है ठीक उसके विपरीत भाग में बारिश का आना जरूरी है। ठीक उसके विपरीत भाग में बारिश का आना जरूरी है। दूसरा, इंद्रधनुष देखते समय व्यक्ति की पीठ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। तीसरा, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है क्योंकि इस समय सूर्य हमारे ठीक शीर्ष पर उपस्थित होता है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है क्योंकि इस समय सूर्य हमारे ठीक शीर्ष पर उपस्थित होता है। तो 3 मेन शर्तें हैं। इंद्रधनुष के निर्माण में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंद्रधनुष निर्माण में सबसे पहले तो वर्ण विक्षेपण किस पर आधारित है? तो एक तो अपवर्तन पर आधारित है ये। तो एक तो इसमें रिफ्रैक्शन की घटना होगी। कौन सी घटना होगी? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो एक तो अपवर्तन घटना होती है। एक इसमें पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है। पूर्णांतिक परावर्तन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और एक इसमें वर्ण विक्षेपण होगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये 3 घटनाएं होती हैं रेनबो फॉर्मेशन में। इंद्रधनुष निर्माण में अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये तीनों ही घटनाएं घटित होती हैं। और जो हमें दिखाई देता है ना रेनबो, ये परावर्तन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमें परावर्तन, रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। रेनबो हमें क्यों दिखाई देता है? तो याद रखना, ये परावर्तन कारण हमें दिखाई देता है। तो रेनबो फॉर्मेशन में याद रखना, रेनबो फॉर्मेशन कब होगा? प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है?
पूर्णांतिक परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात ये 7 रंगों में बट जाती हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको बोलते हैं वर्ण स्पेक्ट्रम। जो हमें दिखाई देता है, जो रेनबो में हमें दिखाई देता है ना, वो क्या है? वो है वर्ण स्पेक्ट्रम, जिसको दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आर से परे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? अवरक्त क्षेत्र, इंफ्रारेड रीजन। और बैंगनी से परे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? पराबैंगनी क्षेत्र कहलाता है। इसको यूवी रीजन के नाम से जाना जाता है। अगर आगे अपन बात करें इसके अंदर, तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म या पानी की बूंद से टकराता है तो अपवर्तन के पश्चात इस 7 रंगों में बढ़ जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश जब गुजारा जाता है तो सबसे ऊपर लाल रंग होता है और सबसे नीचे बैंगनी होता है। वर्ण स्पेक्ट्रम का मध्यमान रंग कैसा होता है? पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है आपके, तो विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपन बात करें इसमें इंद्रधनुष निर्माण की मुख्य शर्तें क्या होती हैं, तो पहली शर्त है कि जिस भाग में सूर्य दिखाई देता है ठीक उसके विपरीत भाग में बारिश का होना जरूरी है। दूसरा, इंद्रधनुष देखते समय व्यक्ति की पीठ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। कहां पर होती है? सूर्य की तरफ होती है। तीसरा, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है, रेनबो नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि दोपहर 12 बजे सूर्य हमारे ठीक शीर्ष पर पाया जाता है। उस निर्माण के लिए मुख्य शर्तें 3 बताई हैं। जिस भाग में सूर्य दिखाई देता है ठीक उसके विपरीत भाग में बारिश का होना जरूरी है। पीठ हमेशा सूर्य की तरफ होनी चाहिए। दोपहर 12 बजे रेनबो नहीं बनता है क्योंकि इस समय सूर्य हमारे ठीक शीर्ष पर पाया जाता है। क्या है बात यहाँ तक? इंद्रधनुष निर्माण में अपवर्तन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है। रेनबो से इंद्रधनुष हमें परावर्तन कारण ही दिखाई देता है। दिखने में परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अब अपन आगे इसमें बात करेंगे। रेनबो जो होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है सेकेंडरी इंद्रधनुष। एक तो होता है प्राइमरी रेनबो और एक होता है दोस्तों सेकेंडरी रेनबो। जो हमारा रेनबो बना है नॉर्मली दृश्य स्पेक्ट्रम में, जिसमें बेनिया है, पीनाला वाला फॉर्मूला लगता है, BIB GY OR वाला लगता है, तो बैंगनी सबसे नीचे है और लाल सबसे ऊपर है। विशेष ध्यान रखना, प्राइमरी रेनबो के अंदर बैंगनी सबसे नीचे होगा, लाल सबसे ऊपर होगा, तो वही BIB GY OR चलता है। और सेकेंडरी की यदि अपन बात करें तो सेकेंडरी में जस्ट उल्टा हो जाता है, रेड कलर नीचे आ जाता है और बैंगनी कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर हो जाता है। बैंगनी कहाँ पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा। तो ये तो प्राइमरी सेकेंडरी। दूसरा, सेकेंडरी थोड़ा सा धुंधला भी दिखाई देता है। सेकेंडरी थोड़ा सा धुंधला भी दिखाई देता है। तो और भी इसमें अपन बात करेंगे प्राइमरी रेनबो फॉर्म क्या होता है, सेकेंडरी वगैरह क्या होता है। प्राइमरी जो होता है वो थोड़ा चमकीला ज़्यादा दिखाई देता है। सेकेंडरी जो होता है वो थोड़ा सा कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। प्राइमरी स्पष्ट दिखाई देता है, सेकेंडरी कैसा होता है? धुंधला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, क्यों दिखाई देता है इसका भी कारण अपन पढ़ेंगे। अभी हमारा क्लास का समय हो चुका है, नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो
ये अपन ने रेनबो फॉर्मेशन तक पढ़ ली है सारी बातें। कुछ बातें इसमें और बची हैं। फिर इसमें एक प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, फिर लेंस, दर्पण, आंख, इन सारी बातों की चर्चा इस चैप्टर के अंदर अपन आगे करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।